उद्योग जगत को एक नींव प्रदान करने का जो शोहरत हासिल किए हुए हैं हमारे भाई, छोटे भाई देवचंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी अपने विद्यालय की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आन खड़ी द्वार तुम्हारे दर्शन दे दो आज, आन खड़ी द्वार तुम्हारे दर्शन दे दो आज। सुन मेरा जी आए अखियों में पानी, सुन मेरा जी आए अखियों में पानी। हे हंस वाणी माँ शारदा भवानी, हे हंस वाणी माँ शारदा भवानी। विद्या की जननी तुम ही हो माता, विद्या की जननी हो तुम ही हो माता। कर सुमरन तेरी गाता जगदाता, कर सुमरन तेरी गाता जगदाता। बुद्धि की जननी हो तुम ही हो माता, बुद्धि की जननी हो तुम ही हो माता। कर सुमरन तेरी गाता जगदाता, कर सुमरन तेरी गाता जगदाता। हे हंस वाणी माँ शारदा भवानी, हे हंस वाणी माँ शारदा भवानी। अंधे को दिख जावे गूंगा झुम झुम गावे, अंधे को दिख जावे गूंगा झुम झुम गावे। लाखों गानी हे विद्यावाणी माँ शारदा भवानी, हे विद्यावाणी माँ शारदा भवानी। वेदों और पुराणों में तेरा ही गुणगान, वेदों और पुराणों में तेरा ही गुणगान। कृपा तेरी दुर्गम कार्य भी आसान, कृपा तेरी दुर्गम कार्य भी। जी का, इस विद्यालय के डायनामिक प्रिंसिपल सर का, अमर बंधु रमेश मिश्रा जी का, और अभी जिनकी बात हो रही थी, जिनके कार्य की गूंज बालपुर से गोंडा तक पहुंच चुकी है, ऐसे उद्यमी दीपचंद जी का, अपने शिष्य संतोष कुमार शुक्ला जी का, यहाँ उपस्थित सभी छात्र और छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी अमर उजाला से आए पत्रकार हमारे रमेश मिश्रा जी, जब उनका माल्यार्पण हो रहा था, मैं देख रही थी तालियों की गूंज बहुत दूर तक जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा ये बच्चे बहुत ही बुद्धिमान हैं, जानते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर कुछ भी हमारे कॉलेज में होता है, और यहाँ के बच्चे केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मुझे मालूम है पूरे भारतवर्ष में इस विद्यालय को गौरवान्वित कर रहे हैं। उनकी यश और कीर्ति को पहुंचाने के लिए रमेश मिश्रा जी जैसे प्रहरी हमारे साथ हैं, इसलिए शायद इतनी तेज आपने तालियां बजाई हैं। तो उनके नाम पे पुनः एक बार फिर ताली बजाइए। बच्चों, मैं साइंस की स्टूडेंट रही और साइंस की ही अध्यापिका हूँ। मैं बॉटनी डिपार्टमेंट की हूँ। चूंकि विज्ञान ही मेरा जीवन बन गया, और इस विज्ञान के माध्यम से मैं दो ही संदेश समाज में देती हूँ। एक, वैज्ञानिक जीवन शैली को अपनाएं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में यदि आप के भी बच्चे स्टेट लेवल तक हमारे साथ गए हैं, संतोष जी के मार्गदर्शन में इन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन अपने बच्चों से हमेशा कराया है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। और जो दूसरी मेरी सोच है वो है राष्ट्रीयता। हमको सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमारा सबसे प्रिय
एक ही अभियान, एक ही नारा और सबकी एक ही चिंतन, एक ही विचारधारा कि हम बीपीएल सूची में अब किसी को नहीं रहने देना हो रहा है। हमारे युवाओं का सबसे बड़ा जो दंश है वह है बेरोजगारी। 20 करोड़ से अधिक लोग बीपीएल सूची से नीचे में और 37 करोड़ लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो बच्चों, चूंकि आप इंटरमीडिएट में हो, आप सोच रहे होंगे कि अगर स्वावलंबी भारत अभियान के लिए मैडम को बड़े बड़े कॉलेज में जाना चाहिए, डिग्री कॉलेज में जाना चाहिए, इंटर कॉलेज में क्यों आए हैं? तो हम इसीलिए इंटर कॉलेज में आए हैं कि क्योंकि यही हम बीज रोपित करना चाहते हैं कि हम किसी से रोजगार मांगेंगे नहीं, हम नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। के अंदर आ जाएगा तो एक जो भय, जैसे ही स्टूडेंट हाई स्कूल पास करता है उसके अंदर एक भय आता है, मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, मास्टर बनूंगी, मैं LLB करूंगा, कहाँ जाऊं, कैसे मैं अपने पैर पर खड़ा होऊंगा और कहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा। और जब वो पेपर पढ़ता है तो देखता है कि एक एक पद के लिए हजारों हजारों कैंडिडेट। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक चपरासी की पोस्ट निकलती है तो PhD होल्डर अप्लाई कर रहे हैं आज। ये है बेरोजगारी का दंश। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भावना भरी ही नहीं गई कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्किल का इस्तेमाल करें, स्किल का हम प्रयोग करें और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करें तो दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं है। और बच्चों, जब हर हाथ में काम होगा तो भारत अपने आप आत्मनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। बच्चों, हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं या हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, सबका एक ही चिंतन है, कैसे भारतवर्ष को हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर सके, कैसे में भारत द्रुत गति से विकास कर रहा है। तो हमें इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ बच्चों कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ सोचिए, चिंतन कीजिए। आज घर जाके बैठ के सोचिएगा हमारे अंदर कौन सा कौशल है, हम किस लाइन में जाकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम जल्दी से अपने पैर पर खड़े हो जाएं। आप जानते हो बहुत से ITI आपने देखे होंगे, हमारी गोंडा में भी ITI और पॉलिटेक्निक है। वहां पर जो व्यवसायिक शिक्षा की पढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा तो 6-7 ट्रेड में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम चाइना के बारे में कहते हैं कि चाइना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो रहा है। उसकी नकारात्मक सोच है और उसी का एक दंश पूरे विश्व में कोरोना के रूप में भी झेला है। वहीं से वायरस पूरी दुनिया में फैला था। लेकिन बच्चों, जानते हो कि चाइना अभी हमारे भारत के भी मार्केट में 67% जो बाजार में वस्तुएं हैं उस पर कब्जा विदेशी कंपनियों का है और सबसे ज्यादा कब्जा पूरे विश्व के मार्केट में चाइना का है। क्यों? क्योंकि वहां की जो ITI है, वहां हर ITI में 100 से 150 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे यहाँ 6-7 ट्रेड में। बताओ हम पीछे नहीं होंगे ना? आप संपन्नता, समृद्धि, सब कुछ हमारे भारतवर्ष में आ जाएगा। तो बच्चों, चाइना के हर घर में सोचो घड़ी बनती है, दीपावली हम मनाते हैं, गणेश जी बनके कहां से आ रहे हैं, है ना? लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं और लक्ष्मी जी बनाई कहां जाती है? खिलौने की जो मार्केट है उस पर पूरा कब्जा चाइना का है। तो केवल मंच से मेरे ऐसे चिल्लाने से परिस्थिति नहीं बदलेगी। परिस्थिति को बदलने के लिए आपको खड़ा होना होगा, आपको चिंतन करना होगा और आपको व्यवसायिक शिक्षा के प्रति विचार करना होगा कि कैसे हम इस कौशल को आगे बढ़ाएं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे बीच। ये दीप चंद जी बैठे हैं,
लखनऊ आते जाते मैंने कई बार इनकी दुकान पर मैं गई हूँ और मिष्ठान मैंने लिया है। इन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण दुकान के रूप में मैं यही देखती हूँ, हर व्यक्ति अमित स्वीट्स पर ही जाना चाहता है। तो हम काम कुछ ऐसा करें कि समाज स्वयं हमारे पास भागा जाए। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, अगर इनके बारे में मैं कहूँ तो कुछ भी कहना मेरे लिए, सूर्य को दीपक ये दिखाई दे रहे हैं, इनका व्यक्तित्व उतना ही ऊपर है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक भी रहे हैं। आज भी आपके मार्गदर्शन से हमारे पूरे जनपद में विभिन्न प्रकार की जो सकारात्मक गतिविधियां हैं विभिन्न आयामों में संचालित हो रही हैं। आपने भी पढ़ने लिखने के बाद बहुत दिन तक स्टूडेंट लाइफ में देश की सेवा की और फिर परिवार भी। हम उस गोंडा के निवासी हैं जहाँ की अटारी और अलमारी आज ब्रांड बन चुकी है और बलिया से लेकर के मुझे लगता है पूरे दिल्ली तक आपकी अलमारी सप्लाई होती है। एक चिंतन रहा होगा, इन्होंने सोचा होगा कि हम सर्विस करेंगे जब तो केवल हम अपने परिवार को देखेंगे, हम दूसरे को नौकरी देने वाले नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपने व्यवसाय चुना। यहाँ लोहे की चादर कपड़े की तरह कट जाता है। तो सोचिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को गोंडा जैसे पिछड़े क्षेत्र में लाना, उसे स्टेब्लिश करना। आज करीबन 100 कर्मचारी ऐसे होंगे जो आपकी अटारियो कंपनी में एक वर्कर के रूप में काम कर रहे और 100 परिवार को इन्होंने रोजगार दिया। 100 परिवार के घर में अगर चूल्हा जलता है तो वो अटारियो कंपनी में काम करने के कारण जलता है। तो हमें ऐसा ही बनना है। हमें नौकरी मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना है। हमें अपने से छोटे लोगों को जो हमसे यंगर हैं उनको हमें क्या करना है, उनको हमें नौकरी देने वाला बनना है। हर व्यक्ति जब ऐसा चिंतन अपने अंदर लाएगा तो एक दिन भारत निश्चित आत्मनिर्भर बन जाएगा। और जिस दिन हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिस दिन हमारे यहाँ का कोई गरीब भारत हो जाएगा, संपन्न भारत हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के अमीर होने से ही। तो बच्चों, एक साथ मिलकर जब हम सभी प्रयास करेंगे तो निश्चित हमारा ये सपना पूरा होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर क्या चिंतन लाना है, हमें सबसे पहले अपनी स्वदेशी चीजों पर सम्मान, अपनी चीजों पर हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हमें सबसे पहले गर्व होना चाहिए, हम भारतीय, हम इंडियन हैं, इस पर गर्व होना चाहिए। और फिर अपने देश की वस्तुओं पर हमें गर्व होना चाहिए, अपनी स्वदेशी चीजों को हमें प्रश्रय देना चाहिए। तो मैं कुछ स्लोगन आपसे कहलवाना चाहती हूँ, आप हमारे साथ बोलोगे ना? संकल्प लोगे ना? कुछ बातें बना। राजेश जी, मैं चाहूंगी कि बच्चों का लीजिएगा, इधर से लीजिए। इन 2 लाइनों से हमारी मन के चिंतन को आप समझने की कोशिश करिएगा। स्वावलंबी स्वाभिमानी आज गाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें अब देश बनाना है। तो इस बात को हमें ही नहीं, ये आपको भी बनाना है। अब हम कुछ स्लोगन आपसे कहेंगे। मैं कहूंगी गांव शहर एक। जब भी हम स्लोगन पे कुछ बोल दें तो हाथ जरूर ऊपर उठना चाहिए आपका। अब हम कहेंगे जय स्वदेशी, आप कहेंगे जय जय स्वदेशी, क्योंकि जब आपके चिंतन में स्वदेशी होगा तभी आप स्वदेशी चीजों को प्रमुखता देंगे। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। अब मैं कहूंगी जब बाजार जाएंगे आप कहेंगे सामान स्वदेशी लाए
है ना। तो मैं क्या कहूंगी, दूध दही के देश में आप कहेंगे पेप्सी कोला नहीं चलेगा। मानोगे कहना मेरा? अगर मुझसे थोड़ा भी तुम प्रभावित हुए तो मत पीना, मैं भी नहीं पीती। देखो, दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। अब मैं कहूंगी दूध दही अब थाली में, आप कहेंगे पेप्सी कोला नाली में। दूध दही अब थाली में, पेप्सी कोला नाली में। दूध दही अब थाली में, पेप्सी कोला नाली में। दूध दही अब थाली में, पेप्सी कोला नाली में। आज हर घर में बीपी यानी ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं, है ना। प्राचीन काल में हमारे यहाँ देसी गैया पाली जाती थी जिसकी हाइट कम होती है लेकिन वह दूध कम देती। तो हमने क्या किया, हमने एनिमल ब्रीडिंग के तहत जो पशु तैयार किए गए जिनमें दूध बहुत ज्यादा होता है लेकिन क्वालिटी नहीं होती है, इसीलिए हम बीमार होने लगे। तो पुनः हमें भारतीय संस्कृति की ओर लौटना होगा और हम क्या कहेंगे, देसी गैया घर में लाओ, आप कहेंगे बीपी शुगर दूर भगाओ। देसी गैया घर में लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ। देसी गैया घर में लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ। एक धक्का और दो, चीन का मुंह तोड़ दो। एक धक्का और दो, चीन का मुंह तोड़ दो। चीन का जो यार है, देश का गद्दार है। चीन का जो यार है, देश का गद्दार है। जय स्वदेशी, जय। ऐसे नहीं बच्चों, सबका हाथ इस पे तेज अच्छे से उठना चाहिए, यानी जय स्वदेशी, बहुत बहुत अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का और अपने राष्ट्र का सम्मान यदि तुम करोगे तो तुम अर्जुन बनोगे। तुम कभी भी जीवन में दुख नहीं झेलोगे, तुम्हारा जीवन बहुत सुखी होगा। तीन के प्रति हमें अपना कर्तव्य निभाना है, माता पिता, गुरु और राष्ट्र। सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र से पहले हमारा कुछ भी नहीं है। अगर राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र को किसी भी प्रकार का खतरा होगा, चाहे वो हमारी संस्कृति पर खतरा हो, चाहे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर खतरा हो, चाहे हमारी सीमा पर खतरा हो, तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वो नहीं करेगा वो, लेकिन अगर तुमने कहीं गलती कर दी ना तो उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, पहली प्राथमिकता बन जाएगी उसकी। तो उसकी चिंता तुम ना करो। पहली बात तो तुम ये करो कि पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा रात दिन बहुत अच्छे रात दिन में करते हैं, वरना अधिकतर बच्चे रात दिन उसी पर करते हैं, जानते ही हो। रात दिन एक किए पढ़ाई कब करेंगे, लास्ट डेट कब है एग्जाम की, लास्ट डेट से 48 घंटे 24 घंटे पहले, तब रात दिन एक करेंगे, लेकिन पहले रात दिन एक नहीं करेंगे। दिक्कत जहां पर दिक्कत है, तो जब हम 48 घंटे पहले रात दिन बनेंगे तो हम नौकर ही बनेंगे, तब हम मालिक नहीं बनेंगे। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें जाना कहाँ है, नौकर बनना है आने वाले कल में या नौकरी देने वाला बनना है। नौकरी अपने बगल वाले से हाथ मिला, बोलो डन है ये, शर्म मत करो, बोलो डन है। चाइना के लोग पूरे विश्व में नौकरी करने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोग सऊदी अरब जाते हैं, यहाँ के लोग मुंबई जाते हैं। तो दोस्तों ना कि हर गांव में एक आदमी ऐसा मिलेगा जो सऊदी अरब में रहता है। वहाँ सऊदी अरब क्या करने जाते हैं, कभी उस आदमी से पूछना उसके दर्द कहाँ लगा, वो हकीकत बता सके तो। वहां पर दुर्दशा होती। मैं गया नहीं हूँ, ये मत सोचना कि ये अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ मित्रों ने हकीकत बताया। जब आप नौकर बनोगे तो पढ़ाई भी, जैसे आपको नौकर अगर बनना है तो आप पढ़ाई भी नौकर के हिसाब से करोगे। और जब वो बताया ना कि रात दिन एक कर देंगे, तो पहले तो रात दिन इस पर करेंगे व्हाट्सएप। अच्छा उसने लाइक किया था, अच्छा उसको फोन भी किया, अच्छा मैंने तुम्हें भेजा था यार, उस पर तुमने लाइक नहीं किया। एक्चुअल होता है, जो नहीं है। हम लोग गुरु जी से सब छुपाते हैं, लेकिन ये मत समझो गुरु जी को सब पता होता है, जैसे हमारे मम्मी पापा को पता होता है। तो रात दिन तो हम एक कर देते हैं, लेकिन चाइना अगर आ गए तो वो नौकर
नहीं है उसके यहाँ जाता, उसने अपना प्रोडक्ट बनाया है, अपने उसने मालिक पैदा किया है, तब वो आ जाएगी। और हम लोग करते क्या है कि हाँ ऐसा काम करो यार, देखो पेपर में जैसे मैंने बताया नहीं कि बढ़िया बात बताएंगे कि एक चपरासी की जॉब पर पीएचडी वाला आता है, आता है नहीं आता है? तुम लोगों ने ऐसा सुना है, देखा है नहीं? सुना तो होगा, देखा तो होगा। तो पीएचडी वाले की गलती मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी को मार करने नहीं आ रहा हूँ कि राइट कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो पीएचडी वाला शुरू से तैयारी करता है कि मुझे जॉब क्रैक करना है, जॉब मांगना नहीं है, तो आज भारत का माहौल शायद ऐसा नहीं होता कि 3% गवर्नमेंट नौकरी है, उसमें भी आरक्षण है, हम लोग आपस में गांव में दोस्त यार आरक्षण पर लड़ रहे हैं, उस 3% नौकरी के लिए 97 पर हमारा ध्यान नहीं है। ये जॉब की बात है, 3% और 97। उसके बाद जिन लोगों ने जॉब दे रखा है बड़ी बड़ी -30 रुपए, मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई यहाँ से की, बीए मैंने एलपीएस से किया, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना था, पढ़ाई जॉब के लिए नहीं करना चाहता था। और मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि पढ़ाई आप लोग करो, लेकिन जॉब के लिए नहीं, पहले रास्ता क्लियर कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अच्छा ठीक, 10 किलोमीटर से दूर कौन कौन है? गुड। 20 किलोमीटर से दूर कौन कौन है? गोंडा जिले से बाहर कोई? मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं अपने आप प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों की बात करने आया हूं। क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूं, तो अगर आधा घंटा अपना इन्वेस्ट करूंगा तो सोचूंगा कि उसका 100 गुना तो मिलेगी मुझे, डबल तो कम से कम घाटे का सौदा होता है। ये कमा लिया, अधिकतर लोग गोंडा जिला से ही है। अब अगर आपको बता दिया गया आज कितनी तारीख है, 23, जो मैं बता रहा हूं उसमें जुड़ना, ये मत कहना कि मेरे पास हवाई जहाज नहीं है, ट्रेन का इतना पैसा, उसकी बात नहीं होगी। कल मान लिया आपको बता दिया जाए कि हाँ गोंडा आपको जाना है, मार्केट करना है, या आपके निकटतम मार्केट जो आपके 10 किलोमीटर के अंदर मार्केट है, आपको जाना है मार्केट, वहां से आपको मार्केट करना, मार्केट का काम 2-3 घंटे का, और आपको शाम तक वापस आ जाना है। आप अपने आप सोच लो, कहीं लिखना नहीं कि आप सुबह कितने बजे उठोगे, कितने बजे जाओगे, कितने बजे आओगे, अपने आप सोच लो। अभी मैं इसको 3 स्टेप में बताऊंगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल कि आपको लखनऊ जाना है, मार्केट करना है, वहां से वापस आना है। आपकी सुबह की स्पीड वही रहेगी जो आपने मैंने निकटतम मार्केट वाला बताया। स्पीड क्या रहेगी, थोड़ी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आप अपने मम्मी भाभी पापा किसी से कहोगे कि चाय नहीं मिला है, इतना देर हो गया, कि भागोगे? और जब यह था कि निकटतम मार्केट जाना है तो स्पीड क्या रहती है? किसी को आना कहते हैं कि मान लिया दिल्ली जाना है, आपको सुबह निकलना है और शाम को वापस आना है, मार्केट करके आना है। अब आप अपनी स्पीड बताओ, वही स्पीड रहेगी जो आपको गोंडा जाना है या मार्केट जाना है? स्पीड बदल जाएगी ना? क्यों बदल जाएगी? क्यों भाई? मार्केट ही तो जाना है। जैसे बालपुर मार्केट, बरसपुर मार्केट, गोंडा मार्केट, वैसे दिल्ली मार्केट क्यों जाना है? क्योंकि आपका विजन दूर हो गया, लंबा हो गया विजन, आपने छोटा नहीं सोचा। मार्केट करने वाली बात है ना, किसी को आप जीवन में उतार लो, ग्रोथ बड़ा, जैसे दिल्ली बड़ा है, हमारे यहाँ से 600 किलोमीटर है हो, अगर जीवन को आप एक दिन में निकाल लो तो आपकी सुबह की स्पीड क्या रहेगी? तो जो दिल्ली जाके आना है उस स्पीड में अगर उतना ग्रो करना है तो आपको अभी से तैयारी उस हिसाब से करनी होगी कि लाइफ मेरे पास 60 साल है, अभी मैं 20 से 25 में हूँ, अभी मुझे अपना समय उस पर व्हाट्सएप फेसबुक उस पर निकालना है, या कॉलेज में एंजॉय करना है, या विजन लंबा करना है, उस हिसाब से तैयारी करना क्या है आपको, वो आपके अपने हाथ में है। तैरना कितने लोग जानते हैं? ठीक है, हाथ नीचे करो। वो लोग तैरना सीख गए थे तब पानी में उतरे थे? अच्छा, पानी में उतरे या कितने लोग तैरना सीख गए तब पानी में उतरे? हाथ उठाएं। अच्छा, कोई नहीं, पानी में उतर गए इधर। अच्छा ठीक, चलो राइट है भी। तो कितने लोगों को लगता है कि मैं प्रैक्टिकल में बिजनेस पहले मैं थ्योरी में सीखूंगा तब मैं बिजनेस करूंगा? बिजनेस कोई रॉकेट साइंस की चीज नहीं है। रोड किनारे अगर आपको बिजनेस करना, पहले आप टारगेट तय कर लीजिए कि मुझे लाइफ में निकट बाजार में जाना है मार्केट करने, मतलब जैसे अपने खानदान में जाते हैं, मैं भी अपने में जाता हूँ, इसी तरह करता हूँ।
कि मेरे खानदान में कितने लोग हैं जिसको मेरे रिश्तेदार और मेरी मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं जानता, और आपके क्षेत्र में भी बहुत लोग होंगे। मैं पॉलिटिकल बात न करूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर गांव से एक लोग ऐसे होंगे जो उद्यमी होंगे और वो बेहतर बाहर जाकर उन्होंने नाम पैदा किया। आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी, और शुरुआत यही से होगी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो नौकर बनने के लिए कर रहे हो कि नौकरी देने वाला बनने के लिए कर रहे हो। ये आप जहां से बोल रहे हो या यहां से बोल रहे हो, आप पर डिपेंड करेगा, मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ, और यहाँ मैं भले आपको एक टीचिंग लग रहा हूँ, लेकिन अभी मैं दिल्ली 3 दिन क्लास करके आया हूँ, आप ही की तरह मैं भी वहां बैठा था, और यहाँ पर दूसरे लोग थे, लेकिन वो बिजनेस था, उसकी पढ़ाई मेरी अभी भी चल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ता रहूंगा तो बढ़ता रहूंगा। और व्हाट्सएप पर भी आपने बहुत सीखा होगा, और हकीकत ये है कि बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, धोखा खाने से आता है। काम करो लेकिन विजन बड़ा रखो, स्टेप छोटे छोटे लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग बता सकते हैं भाई छत पर जाने के लिए सीढ़ी एक स्टेप है ना, एक बार छलांग नहीं लगा सकता छत पर जाने के लिए, चलाएं नहीं आएगा वो आपकी लाइफ में काम आएगा। और जैसे आज मैं बोल रहा हूँ ना कि हाई स्कूल मैंने यहाँ से किया, गुरुजों को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी लगा हाँ सही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे कल बोल सको, लेकिन उस लेवल आज मैं बहुत हाई लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन कंफर्म कि जो हो सेटिस्फेक्शन और आगे बढ़ने का प्रयास करो। ओके, तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को माइंड में रख के अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको ड्रीम रखना चाहिए कि हमें एक मालिक बनना है, ना कि एक नौकर। जैसे गवर्नमेंट जॉब तो प्रेजेंट टाइम में आज की जो हमारी जनसंख्या है उसके सामने तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कंडीशन है। थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा पद निकलेगा, थोड़ी पोजीशन निकलेगी और उसमें पूरी पॉपुलेशन अप्लाई कर देती है। तो कैसे जरूरी कि आप ही का सिलेक्शन हो जाए। तो हमको अपने अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए जिससे हम इन फ्यूचर खुद का एक सेल्फ बिजनेस ओपन कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो हम दोनों फ्रेंड्स ने भी अपनी क्राफ्ट स्किल को डेवलप किया है, वो देख सकते हैं। और मैंने एक सुसाइड प्रिवेंशन पे पोस्टर बनाया है, क्योंकि सितंबर मंथ चल रहा है और सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन मंथ कहते हैं, क्योंकि हमारी जो यंग से इनकी एक मेन प्रॉब्लम हो चुकी है सुसाइड। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है हम सॉल्यूशन बिना ढूंढे, बिना किसी से हेल्प मांगे, मतलब ये रॉन्ग स्टेप हम उठा लेते हैं और उसका खामियाजा हमारे अपनों और हमारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। और मैम ये स्क्रैप बुक्स है, मैंने कई जगह देखा है कि अगर किसी के बर्थडे या कुछ पड़ता है तो हम हैंडमेड स्क्रैप बुक किसी मीशो अमेजोन या कहीं से ऑर्डर दे देते हैं। तो पर हैंडमेड जो स्क्रैप बुक्स होती हैं वो 500 प्लस में मिलती हैं। और अगर हम खुद उसको बनाने, क्योंकि इसको बनाना इतना टफ भी नहीं है, और अगर हम खुद उसको बनाते हैं तो इससे इन फ्यूचर हम अपना स्टार्टअप भी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि लोकल फॉर वोकल ये बहुत ट्रेंड कर रहा है मोदी जी की ये जो मुहिम चल रही है। तो हम खुद भी स्क्रैप बुक्स और ये हैंडमेड फैन, पेन्स, पेन बॉक्स और डेकोरेटिव जो कोई भी इनपुट्स हम बना सकते हैं खुद, तो अगर हम स्वयं बनाते हैं तो इन फ्यूचर हम अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। बच्चे के लिए भाई बहुत बधाई की। स्वावलंबी भारत अभियान विषय पर ग्राम फतेहपुर निकट बागपुर से राष्ट्रीय इंटर कॉलेज आयोजित यह सभा इस कार्यक्रम की जिला संयोजिका स्वदेशी जागरण मंच की जिला संयोजिका एवं विज्ञान प्रसारण अभियान की जिला संयोजिका डॉक्टर साहेब कांति स्तर LBS डिग्री कॉलेज की उपाचार्य डॉक्टर श्रीमती रेखा शर्मा जी, इस विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य
एवं हमारे परम स्नेही बंधु लगभग 22-23 साल पहले हमारा इनका परिचय हुआ था। तब से इनके प्रति हमारे मन में सदैव एक आकर्षण का भाव रहता है। ऐसे यहाँ के इस कार्यक्रम के संयोजक यहाँ के श्री संतोष शुक्ला जी, जो प्यारे बच्चों और बच्चियों, हम बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स में सहभाग किए हैं, बहुत बड़े बड़े विषयों पर बोलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। दिल्ली के विज्ञान क्लब में भी एक बार ग्रामोदय भारत, ग्राम अभ्युदय भारत, इस पर बोलने का अवसर मिला। भारत सरकार का वो विज्ञान क्लब का भवन, जिसमें केवल 25-30 लोग भारत के चुने हुए मूर्धन्य विद्वान थे, जो रूरल डेवलपमेंट पर रिसर्च कर रहे थे। जहां पर एक एक वैज्ञानिक को बुलाने का, उनका भाषण कराने का लाखों लाख रुपए का खर्च भारत सरकार करती है। पूरे देवी पाटन मंडल में हमारे प्रवास होते हैं। 150-200 बच्चों के बीच में, विद्वानों के बीच में, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के अध्यापकों के, प्रिंसिपल्स के बीच में बोलने का अवसर मिलता है। मित्रों, ये सब बताते हुए मुझे आगे जाता नहीं, विषय सामने आता है, उस समय जो मन मस्तिष्क में आता है वो बोलता है। लेकिन आज मुझे प्रसन्न के परिश्रम को देखकर इनका एक कार्यक्रम हमने और देखा है। अभी टाउन हॉल में 2-3 महीने पहले स्वावलंबी भारत का उद्घाटन कार्यक्रम था। डिग्री कॉलेज के बहुत से बच्चे थे। मुझे प्रसन्नता ये हो रही है कि इतनी उत्सुकता के साथ आप सब लोग यहाँ बैठे रूप से आगे चलकर भविष्य में कुछ न कुछ यशस्वी एवं प्रभावी कार्य खड़ा करने वाले हैं। बशर्ते कि आप सबको उचित मार्गदर्शन मिलता है। आज का विषय ऐसा है कि मैं कहां से शुरू करूं इस विषय को। आज हम दिग्भ्रमित हैं। कल डॉक्टर साहब ने मुझे कार्यक्रम बताते हुए कहा था, सेवा कुटीर पर आपको बोलना और अपने अनुभव रखने हैं। वो अनुभव हमारे गुप्ता जी ने रख दिया है सामने। लगभग यही अनुभव सबका होता है। ज्यादा व्यक्तिगत कहां से सहायता मिल सकती है, उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या करना है, आपको मार्गदर्शन कहां से मिल सकता है, आपको ट्रेनिंग कहां से मिल सकती है। तो जो माइक्रो शब्द है, बहुत से लोग सेवा कुटीर से उसकी तुलना करते हैं। यथार्थ में तकनीकी रूप से देखा जाए तो माइक्रो इंडस्ट्री या माइक्रो उद्योग सेवा कुटीर से बहुत अलग है, बहुत ऊपर है। तीसरा आयाम इसमें यह आता है, स्वदेशी जागरण मंच अभियान है स्वावलंबी भारत। तो क्या केवल हमको अपने उद्योग से जुड़ना या हमको अपना रोजगार स्थापित करना, अपना व्यवसाय स्थापित करना, स्वावलंबी भारत का इतना ही अर्थ है क्या, या इसके पीछे बहुत विशाल अर्थ है? हम समझते हैं कि कुटीर उद्योग, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के विषय में
फिर कभी एक पूरा सत्र आपके साथ बैठना चाहेंगे जब कभी आपको अवसर देंगे, क्योंकि उसके बताने के लिए भी कम से कम घंटा सवा घंटा चाहिए, 50 मिनट तो मिनिमम चाहिए और शॉर्ट करके बुलाया जाएगा, तभी कोई बात सुनना आएगी। ये केवल उद्योग से ही नहीं हुआ है बच्चों, ये अपने भारत से जुड़ा है, भारत की मूल जड़ों से जुड़ा है, भारतीयता जुड़ा है, भारतीय धर्म से जुड़ा है, भारतीय भाषा, भारतीय पहनावा, इस सब से जुड़ा है, भारतीय रहन सहन से जुड़ा है। अभी रेखा जी ने कुछ नारे लगवाए, उन नारों को मैं सुना करता था, पढ़ा भी है, लेकिन आज उन नारों का प्रत्युत्तर आप लोग जिस प्रकार से दे रहे थे तो मुझे रोमांच हो रहा था। गाय, भारतीय रहन सहन, खान पान, उन नारों में संक्षेप बिंदु रूप में वह सब सामाजिक है, जिसके विषय में पोथियां लिखी जा सकती हैं, जिसके विषय में महीनों लगातार बोला जा सकता है, उन नारों में समाहित है। आज का विषय स्वावलंबी भारत, केवल उद्योग स्थापित करने से, बच्चे ध्यान दो, आप लोग कुछ आपस में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, मैं बता नहीं पा रहा हूं, ध्यान दो प्लीज, समझ में आएगी आपको बात। तो स्वावलंबी भारत केवल रोजगार से या व्यवसाय से या इंडस्ट्री से ही नहीं हुआ है, रोजगार, व्यवसाय या इंडस्ट्री तो स्वावलंबी भारत अभियान का एक पर छोटा सा अंग मात्र है, अंश मात्र। खेती, किसानी भारत का जो मुख्य व्यवसाय है, भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी घटते घटते यदि कम से कम रह गया तो भी 70% व्यवसाय है कृषि आधार। हम लोग अपनी गाय पालते थे, केवल एक गाय का आपने नारा लगवाया, गाय का ही विषय आप ले लीजिए, गाय का गोबर और गाय का मूत्र भी काम में आता है, उसकी औषधियां बनती हैं। गाय का दूध अमृत के लिए, हमारे डिग्री कॉलेज में जहां मैंने अध्ययन किया, वहां के जो हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट थे डॉक्टर, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो मैंने पूछा सबसे अच्छा दूध किसका है, तो उनका भैंस का। तो लोगों ने फिर पूछा कि गाय का दूध क्या है, उनका गाय का दूध तो अमृत है, उसके सेवन करने से व्यक्ति निरोग होता है, वरिष्ठ होता है, बुद्धिमान होता है, प्रज्ञावान होता है, विशाल व्यक्तित्व का धनी बनता है। जब बड़े बड़े शब्द हैं, इनको हम दरकिनार करके आगे चलते हैं। अभी हमारे एक रिश्तेदार, जिसने केवल पढ़ा था, अनुभव नहीं किया था, लेकिन आज सुबह सुबह अनुभव में बड़ा सकारात्मक अनुभव मिला। तो ये अपने यहाँ का कुटीर उद्योग था, कोई हाथ खाली नहीं, बेटा चारा काटता है, पिता चारा पैदा करता है, हल चलाता है, गाय के बछड़े बैल बनते हैं, खेती के काम आते हैं। गाय बूढ़ी हो गई, बैल बूढ़ा हो गया, घर में उसको हाँका नहीं जाता था, घर में बांध करके ही खिलाया जाता था। अब आप कहेंगे ये कुटीर उद्योग कहां से हुआ? ये भी एक कुटीर उद्योग ही है, क्यों? उसका मूत्र, उसका गोबर खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। आज पिछले 50-60 वर्षों से, 70-75 वर्षों से ऊपर हो गए हैं, रासायनिक खाद डाल डाल के हमने अपने खेतों को ऊसर बना दिया, भीटा बना दिया, बंजर बना दिया। आज यदि आपके 1 बीघा खेत में 10 किलो खाद पड़ती, उदाहरण के लिए, अगले वर्ष आपको 12 किलो डालना है, 4 साल बाद आपको 20 किलो डालना है, ये उतनी ही पड़ देगी। तो ये खेत बर्बाद होते हैं रासायनिक खादों से। अपने यहाँ के भारतीय खाद से, गाय के, बैल के गोबर से, गोमूत्र,
अब एक अभियान और चला है स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत, प्राकृतिक खेती करके और प्राकृतिक अनाज खाइए। पिछले 2-3 महीने पहले टाउन हॉल में डॉक्टर रेखा जी ने कार्यक्रम कराया था स्वावलंबी भारत अभियान का उद्घाटन। तो आप ही जैसा उसमें थोड़ा आपसे सीनियर एक बालक आया था, कटरा चलेरा का, अमित पांडे। उसने अपने 2-4 मिनट उद्बोधन किया था। चूंकि उस विषय में मैं पहले से थोड़ा जानता था तो उसकी कुछ बात सुन नहीं आई, ज्यादा सुन नहीं आई। लेकिन फिर उसने आपसे हमारा नंबर लिया और पूछते हमारे घर आया हमसे संपर्क करने, हमको समझाने के लिए, और उसने बड़े अच्छे से समझाया। यानी यदि उसको हाड़ से हाड़ पत्थर पर भी ऊपर रख दिया जाए, 2 इंच मोटा एक पत्थर है, तो थोड़ी देर बाद तेल की चिकनाई पत्थर के नीचे आ जाएगी। इतना बढ़िया तेल है। इस प्रकार का भोजन अपने यहाँ हुआ करता था इस प्रकार से। तो उसमें क्या है, रासायनिक खाद नहीं पड़ी है, देसी खाद पड़ी है, बाहर का पानी प्रयोग नहीं किया गया, या तो वर्षा का पानी है या अपने नदी तालाब रहट का चुहट का पानी उसमें है। आप लोगों ने तो रहट देखे नहीं होंगे, झपली आप लोगों ने देखी नहीं होगी, शायद पढ़ी भी नहीं होगी, हो सकता है एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ाई जाती है। हमने उसको बढ़िया सन बना लिया, जिसको सन कहते हैं। घर में एक छोटी सी मशीन लगी, सन 88, 89, 90 में उसका प्रोडक्शन में करता था। उस समय 500-700 रुपए की पंजे तैयार हो जाती थी, 700-800 की जाती थी, 150 रुपए मिल जाते थे। बहुत आज हो सकता है 5-7 हजार की होगी, 8 हजार की होगी, 10 हजार की होगी। उससे सन की 80 बढ़ गई। खेत की मेड़ पर पुष्प पैदा होता था, उसको भिगो के कूट के मुलायम करके उससे जो रस्सी बनी जाती थी उसको बांध कहते कि घर में रहते हुए, अपनी कुटिया में रहते हुए, अपनी खेती किसानी करते हुए, अपने गाय बैल की सेवा करते हुए, उनका दोहरेपन करते हुए, और हम क्या काम करें खाली समय के हमारा 2 मिनट का समय भी व्यर्थ न जाए और उससे 2 पैसे हमारे नगद आमदनी हो जाए। ये कुटीर उद्योग था। और बच्चों, आज आप लोगों ने अपना घर भी नहीं देखा है ठीक से, अपनी खेती किसानी भी नहीं देखी है, लेकिन अपने बाबा से पूछिएगा, वो बताएंगे पहले खेती कैसे हो। और हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हो सकता है हमारी बात आप लोगों की ठीक से समझ ना आई हो, लेकिन हमें आप लोगों का स्कूल के बहुत अच्छे से समझ आ गया। साधारणतः इंटर कॉलेज में हम जाते तो आपका एक बेंच हमारी कहीं बाहर दूर से आई हुई है, उसका हम आपको नमूना देते हैं, आप उसको ले जाइए, कारीगर को दिखाइए और उसको बनवाइए। वो बेंच यहाँ से हमारे कारखाना गई, कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े कारीगर फेल हो गए, हमारे बेटे ने दिमाग लगाया और कहीं दिल्ली या लुधियाना जाके उसकी डाई बनवा के लाया और फिर ये बेंच बनाई।